मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा, परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपया। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? बैठ जाओ। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर, लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था, एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ, उन्होंने कहा, मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही। रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है,
ग्रीवेंसेस जिसका भी हो वो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर, एक अफवाह और फैला रहे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर, इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर, ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्त। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गए, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते। हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी
कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं सर, किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। मान्यवर, और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। संजय जी, धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज, हेडगेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। नहीं, मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं। मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात पर समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ, बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज, आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज, मैं बात पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ, बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे,
मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले संजय जी, बोले कंक्लूड करें, बोले आपको अधिक समय मैंने दिया, कंक्लूड करें। आप बोले संजय जी प्लीज। नहीं किया इन लोग, आपने मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। माननीय अशोक कुमार मित्तल जी प्लीज।